नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है अमित जैन। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट 1 लेसन 4 राइटिंग स्किल्स पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 1 पढ़ाऊंगा। चलिए देखते हैं आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है। आज का हमारा मेन टॉपिक है सेंटेंस यानी कि वाक्य। When we talk or write in English, we use sentence to express ourselves. Sentences are important because if you do not clearly write sentence, then the meaning of the same cannot be understood clearly. जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं या लिखते हैं तो हम वाक्यों का उपयोग खुद को व्यक्त करने के लिए करते हैं। वाक्य महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि आप स्पष्ट रूप से वाक्य नहीं लिखते हैं तो उसी का अर्थ स्पष्ट रूप से समझा भी नहीं सकते। A sentence always begins with a capital letter and it always ends with a question mark, full stop और an exclamation mark. एक वाक्य हमेशा एक बड़े अक्षर से शुरू होता है और ये हमेशा एक प्रश्न चिन्ह, एक पूर्ण विराम या एक विस्मय आदि बोधक चिन्ह के साथ ही समाप्त होता है। A group of words may be a sentence or a phrase. ऐसा कह सकते हैं कि जो शब्दों का समूह है वो एक वाक्य हो सकता है या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि एक शब्दों का समूह एक वाक्यांश हो सकता है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कोई शब्दों का समूह एक वाक्य है या एक वाक्यांश है? A sentence is a group of words which has a complete meaning. एक वाक्य जो होता है वो ऐसे शब्दों का समूह होता है जिसका एक पूर्ण अर्थ निकलता हो, एक पूर्ण अर्थ प्रकट होता हो। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में यू एट मैंगो, तुमने आम खाया। यहां पर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कह रहा है कि तुमने आम खाया। यहां पर इन शब्दों के समूह में यू एट और मैंगो से संपूर्ण उसका जो अर्थ है वो प्रकट होता है। इसलिए इस प्रकार के शब्दों को समूह को हम एक वाक्य कह सकते हैं। इसी प्रकार a phrase is a group of words which has neither subject nor verb and hence phrase has no complete meaning at all. ऐसे शब्दों का समूह जिसमें ना ही कोई कर्ता होता है ना ही कोई वर्ब या क्रिया होती है और इसलिए इस वाक्य का जो अर्थ है वो पूर्ण नहीं हो पाता है। ऐसे शब्दों के समूह से बने वाक्य को हम एक वाक्यांश या एक फ्रेज कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स आप देखिए, जैसे आफ्टर डिनर। इन 2 शब्दों से क्या आपको पता चल रहा है कि खाने के बाद क्या या खाने कैसा खाना खाया या खाने के बाद क्या स्थिति है? या फिर इस सेंटेंस में आपको क्या पता चल रहा है? वेटिंग फॉर द रेन टू स्टॉप, बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं, किस स्थिति में कर रहे हैं, ये आदि जो अर्थ हैं इस वाक्य से हमें क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए इस प्रकार के जो शब्दों के समूह होते हैं जिनमें ना ही कोई सब्जेक्ट होता है ना ही कोई वर्ब होती है, उन्हें हम फ्रेज कहते हैं। इसी को अगर आप कंपेयर करें वापिस सेंटेंस से तो शब्दों के ऐसे समूह जिसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब होती है उसे भी हम सेंटेंस कह सकते हैं। A meaningful sentence is always based on grammatical rules और syntax. एक जो अर्थपूर्ण वाक्य होता है वो हमेशा ग्रामर के या व्याकरण के नियम के आधार पर होता है। ग्रामर या व्याकरण के नियम या सिंटेक्स के आधार पर ऐसे बने हुए वाक्य ही हमारे सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कि स्कूल टू गोस राजू, ये जो पहला एग्जाम्पल है इसमें कुछ शब्द हैं, शब्द रखे गए हैं लेकिन ये ग्रामर या व्याकरण के रूल्स या सिंटेक्स के अकॉर्डिंग नहीं जमाए गए हैं, इसलिए इस वाक्य का कोई अर्थ पूर्ण नहीं निकलता है। वहीं पे आप देखेंगे राजू गोस टू स्कूल, ये जो वाक्य है ये ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग सही है और ये ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करता है, इसलिए इस वाक्य का एक अर्थ निकलता है कि राजू नाम का जो बालक है वो स्कूल जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि जो भी वाक्य होते हैं वो ग्रामेटिकल रूल्स या सिंटेक्स पर आधारित होते हैं।
अ कंप्लीट सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। अभी तक हमने सेंटेंस की डेफिनेशन देखी, अब सेंटेंस के बारे में कुछ और डिटेल में बात करते हैं। जो भी एक वाक्य होता है वो वाक्य किसी भी हो, किसी भी प्रकार का हो, उसमें उसके दो हिस्से होते हैं। इसके पहले भाग को हम सब्जेक्ट और दूसरे भाग को हम प्रेडिकेट कहते हैं। The subject refers to a part of sentence that tells who or what the sentence is about. किसी वाक्य में किसी वाक्य का सब्जेक्ट वह शब्द या वह शब्दों का समूह होता है जो हमें उस वाक्य के बारे में कौन या क्या बताता है। अब सब्जेक्ट इज द पर्सन, प्लेस और थिंग दैट परफॉर्म्स द एक्शन। किसी वाक्य में कोई सब्जेक्ट वह व्यक्ति, वह वस्तु या वह जगह होती है जो कुछ कार्य कर रही होती है उस वाक्य के अंदर। ए नाउन और प्रोनाउन, नाउन क्लोजेस कैन बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। किसी वाक्य में एक नाउन, एक प्रोनाउन या एक नाउन क्लॉज का भी इस्तेमाल एक सब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है। प्रेडिकेट। A predicate is the part of sentence or a clause that tells what the subject is doing or what the subject is. किसी सेंटेंस का वह भाग प्रेडिकेट कहलाता है या फिर किसी सेंटेंस का वह भाग जो कि एक क्लॉज होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में यह बताता है कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता उस वाक्य में क्या कह रहा है या फिर उस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है। ऐसे शब्दों के समूह या उस भाग को जो हमें उस वाक्य के बारे में बताता है कि कर्ता क्या कर रहा है या फिर कर्ता क्या है, उस भाग को हम प्रेडिकेट या वाक्यांश कहते हैं। प्रेडिकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस ऑलवेज इंक्लूड द मेन वर्ब। जो प्रेडिकेट वाला हिस्सा होता है किसी वाक्य का, उसके अंदर हमेशा एक मेन वर्ब, एक क्रिया मौजूद रहती है। उदाहरण के लिए इस सेंटेंस में आप देखेंगे द कैट इज स्लीपिंग इन द सन। बिल्ली सूर्य की रोशनी में सो रही है। इस सेंटेंस में जो शब्द है कैट वो एक सब्जेक्ट है और इस सेंटेंस में जो शब्दों का समूह है स्लीपिंग इन द सन वो एक प्रेडिकेट है। सेंटेंस के बारे में हमने उसकी डेफिनेशन को देखा, सेंटेंस के हमने पार्ट्स देखे। चलिए अब देखते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। आमतौर पर जो सेंटेंस होते हैं वो उन्हें हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है वो होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, फिर होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, इसके बाद होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर लास्ट वाला होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस का पहला पार्ट जो कि है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में निश्चयात्मक वाक्य कहते हैं। एक जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है ये साधारण तौर पर एक कथन को या किसी प्रकार के विचारों को प्रकट करता है और अन्य शब्दों में कहें तो ये सिर्फ एक प्रकार की एक घोषणा करता है। ऐसे वाक्य जो किसी प्रकार की घोषणा करते हैं उन्हें हम निश्चयात्मक वाक्य कहते हैं। निश्चयात्मक वाक्य की एक खास बात यह होती है कि इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा एक फुल स्टॉप से खत्म होते हैं। जैसा कि नीचे दिए गए एग्जाम्पल में फुल स्टॉप्स को रेड से शो किया गया है जिसे इंग्लिश में पीरियड भी कहते हैं। इन एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे पहला जो एग्जाम्पल है वो है आई वॉन्ट टू बी अ गुड राइटर। मैं एक अच्छा लेखक बनना चाहता हूँ। यहाँ पर उस व्यक्ति ने स्वयं के बारे में ये घोषणा की है कि वो एक अच्छा लेखक बनना चाहता है, इसलिए एक तरह से देखा जाए तो उसने एक कथन अपने बारे में कह दिया है। इसी प्रकार माई फ्रेंड इज अ रियली गुड राइटर। किसी व्यक्ति ने किसी अपने दोस्त के बारे में ऐसा कहा है कि मेरा जो दोस्त है वो एक बहुत ही अच्छा लेखक है। यहाँ पर एक व्यक्ति ने अपने विचार प्रकट किए हैं, इसलिए इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उन्हें डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसी प्रकार सेंटेंस का जो दूसरा टाइप होता है उसे बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस या फिर आदेशात्मक। ऐसे वाक्य जिनसे किसी प्रकार के आदेश, आज्ञा या अनुरोध की भावना प्रकट होती हो, ऐसे वाक्यों को इंपेरेटिव सेंटेंस या आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। आदेशात्मक वाक्य सामान्यतः एक पीरियड या फुल स्टॉप के साथ खत्म होते हैं, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में इन्हें एक एक्सक्लेमेशन पॉइंट या विस्मय आदि बोधक चिन्ह के साथ भी समाप्त किया जाता है। जैसे नीचे दिए गए 2 सेंटेंस में आप देखेंगे प्लीज सिट डाउन। ये किसी प्रकार का एक अनुरोध किया गया है किसी व्यक्ति से कि कृपया कर बैठ जाएं। इस प्रकार के वाक्य को आपने एक फुल स्टॉप के साथ या एक पीरियड के साथ खत्म किया है।
इसी प्रकार आई नीड यू टू सिट डाउन, मैं चाहता हूं कि तुम बैठ जाओ। यहाँ पर आप एक व्यक्ति के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को एक निर्देश या एक आदेश दे रहे हैं कि कृपया कर तुम यहाँ पर बैठ जाओ। इस प्रकार के जो वाक्य है उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क या विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल किया जा रहा है उस वाक्य को एंड करने के लिए। इसी प्रकार जो हमारा अगला टाइप ऑफ सेंटेंस है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य होते हैं जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों की खास पहचान ये होती है कि ये जब भी शुरू होते हैं ये WH वर्ड्स या हाउ और या डू के साथ शुरू होते हैं और ऐसे वाक्य हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म होते हैं। WH वर्ड का मतलब है जिनमें स्टार्टिंग में WH आता हो, जैसे हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एक्सेट्रा। जब भी इन शब्दों का इस्तेमाल करके किसी प्रकार के वाक्य बनते हैं तो ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं और इनके एंड में आपको एक क्वेश्चन मार्क या प्रश्न चिन्ह लगाना होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे व्हेन आर यू गोइंग टू टर्न इन योर राइटिंग असाइनमेंट। इसी प्रकार से जो अन्य वाक्य है वो है डू यू नो व्हाट द वेदर विल बी टुमारो। इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार ये जो वाक्य हैं एक प्रश्न के रूप में शुरू होते हैं और किस प्रकार इन्हें प्रश्न चिन्ह के साथ खत्म किया जाता है। इसी प्रकार से हमारा जो अगला टाइप ऑफ सेंटेंस है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या फिर विस्मयबोधक वाक्य। एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या विस्मयबोधक वाक्य वे वाक्य होता है जो किसी खास प्रकार के इमोशन या भावनाओं को व्यक्त करता हो, जैसे कि उत्साह, जैसे कि आश्चर्य, जैसे कि खुशियां, जैसे कि क्रोध। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो हमेशा एक विस्मयादिबोधक चिन्ह के साथ समाप्त किए जाते हैं। नीचे दिए गए एग्जाम्पल से आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, जैसे इट इज टू डेंजर टू क्लाइम दैट माउंटेन। इस पहाड़ पर चढ़ना तो बहुत ही खतरनाक होगा। यहाँ पर एक आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है। इस प्रकार से इस सेंटेंस को विस्मयबोधक चिन्ह के साथ समाप्त किया जा रहा है। इसी प्रकार से जो अगला एग्जाम्पल है वो है हिप हिप हुर्रे। जब कोई व्यक्ति खुश होता है या उसकी टीम का मेंबर जीत जाता है या उसकी टीम के जो लोग उसको समर्थन देने के लिए हिप हिप हुर्रे करके अपना मतलब अपना साथ बताते हैं, इसलिए इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो एक खुशियां जाहिर करते हैं और इन्हें भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड करते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है इस यूनिट का वो है यूजिंग कैपिटल इन सेंटेंस। वी नो दैट ऑल सेंटेंस बिगिंस विद कैपिटल लेटर्स। हम जानते हैं कि जो सभी जो वाक्य होते हैं वो कैपिटल लेटर से ही शुरू होते हैं। डू यू नो एट व्हाट अदर पॉइंट्स इन अ सेंटेंस वी शुड यूज कैपिटल लेटर्स। पर क्या आपको पता है कि ऐसी कौन सी स्थिति होती है जहां पर हमें कैपिटल लेटर्स को यूज करना चाहिए किसी वाक्य के दौरान। It is easy to know what to capitalize if you remember the words means। ये बहुत आसान है अगर आप एक शब्द MINTS को याद कर लें और इस शब्द को समझ लें तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा ये पहचानना कि किसी वाक्य में किस शब्द को हमें कैपिटल लेटर्स में लिखना है और किसको नहीं। मीन्स एक नियमों का एक पूरा एक रूल है जिसके अंदर जो इसके एक एक लेटर है M, I, N और T और S ये एक शब्द को प्रकट करते हैं, जिससे हमारे लिए ये जानना बहुत आसान हो जाता है कि हमें किसी वाक्य में या किसी पैराग्राफ में या किसी सेंटेंस में कौन से लेटर्स को हमें कैपिटल लिखना है। चलिए इसको डिटेल में समझने के लिए हम इसका टेबल देखते हैं। इस टेबल में जैसे आपको पता चल रहा है M रिप्रेजेंट कर रहा है मंथ्स को, I रिप्रेजेंट कर रहा है लेटर्स को, N रिप्रेजेंट कर रहा है नेम्स को, T रिप्रेजेंट कर रहा है टाइटल्स को और S रिप्रेजेंट कर रहा है इसके स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंस को। इन सभी के लिए यहाँ पे रूल दिए गए हैं और एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। जैसे कि M के लिए है कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन ऑल द नेम्स ऑफ मंथ्स। महीनों के नाम किसी भी वाक्य में जब भी आएगा आपको उसे कैपिटल में लिखना है। जैसे आई विल गो टू कॉलेज इन जून। यहाँ पे देखेंगे आप जून जो शब्द है इसका पहला अक्षर कैपिटल में लिखा गया है क्योंकि ये महीना है, महीना का नाम है। इसी प्रकार से हर वो लेटर जिसमें आई आता है किसी सेंटेंस में या ऐसा सेंटेंस जो आई से शुरू होता है, ऐसे सेंटेंस के आई वाले जो लेटर है उसको भी हम हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं।
इसी प्रकार से नेम्स में देखिए, किसी नाम को वे नाम क्या क्या हो सकते हैं, कोई व्यक्ति के नाम हो सकता है, कोई स्थान का नाम हो सकता है, या कोई दिन का नाम हो सकता है। इन शॉर्ट, किसी व्यक्ति, स्थान या दिन के नाम को आपको कैपिटल लेटर में लिखना होता है किसी भी वाक्य में। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, दिस ट्यूसडे विद्या विल बी इन राजस्थान। यहाँ पर ट्यूसडे एक दिन है इसलिए कैपिटल में है, विद्या एक नाम है इसलिए वो कैपिटल में है, और राजस्थान एक स्थान है इसलिए उसका भी जो पहला अक्षर है वो कैपिटल में लिखा गया है। टी यानी टाइटल्स, टाइटल्स यानी शीर्षक। अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे कुछ लोगों के नाम के पहले उनके शीर्षक लगाए जाते हैं, जैसे डॉक्टर शाह। शाह जो है वो एक डॉक्टर है, डॉक्टर एक टाइटल है, इसलिए डॉक्टर का जो डी होगा वो कैपिटल में लिखा जाएगा। इसी प्रकार से अन्य एग्जाम्पल है, मिस्टर पटेल वर्क टुगेदर। इस सेंटेंस में भी मिस्टर जो शब्द है उसके एम को कैपिटल में दर्शाया गया है क्योंकि ये एक शीर्षक है। इसी प्रकार से कॉमन रूल जो आप सभी जानते हैं, एस स्टार्टिंग लेटर ऑफ द सेंटेंस। किसी भी वाक्य की जो सेंटेंस का जो पहला शब्द होता है उसको हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, जैसे द कैट रन आउट ऑफ द हाउस। चलिए अब देखते हैं हमारा आज का जो अगला टॉपिक जो कि है पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन या पंक्चुएशन मार्क्स भी सिंबल यानी कि चिन्ह ही होते हैं, और ये जो होते हैं बेसिकली 14 प्रकार के चिन्ह होते हैं, जिन्हें इन 14 प्रकार के चिन्हों को ही पंक्चुएशन मार्क या विराम चिन्ह कहा जाता है। जैसा कि इसके शब्द से स्पष्ट है, इन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। ये किसी वाक्य में कुछ अल्प विराम, थोड़ा सा विराम देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स आर यूज्ड इन रिटन लैंग्वेज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंटेंस। जो लिखित भाषा होती है, लिखित भाषा में भाव को अच्छे से प्रकट करने के लिए पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उससे उस वाक्य का पूर्ण अर्थ स्पष्ट हो सके। पंक्चुएशन मार्क्स सेपरेट करते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस को फॉर बेटर क्लैरिटी ऑफ द मैसेज फ्रॉम द सेंटेंस। किसी वाक्य के अलग अलग भागों को पंक्चुएशन मार्क्स के माध्यम से सेपरेट किया जा सकता है ताकि उसका जो पूर्ण अर्थ है वो अच्छे से समझ में आ सके। पंक्चुएशन मार्क्स आर यूज्ड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स। पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं उन्हें उनके नियमों के आधार पर इस्तेमाल किया जाता है। एब्सेंस ऑफ पंक्चुएशन मार्क इन सेंटेंस में लीड टू रॉन्ग मैसेजेस। अगर किसी प्रकार के वाक्यों में पंक्चुएशन मार्क्स की कमी हो जाती है या उनमें पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लगाया जाता है तो उनसे एक गलत मैसेज भी निकल सकता है। इस वाक्य को समझने के लिए चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ कि किस प्रकार अगर हम पंक्चुएशन मार्क्स को एब्सेंट कर दें किसी सेंटेंस से तो उसका जो मीनिंग होता है वो किस तरह से चेंज हो जाता है। इस दी गई इमेज में आप देख रहे हैं दो पार्ट दिए हुए हैं। पहले पार्ट में लिखा है लेट्स इट ग्रैंडमा और सेकंड पार्ट में लिखा है लेट्स इट ग्रैंडमा। दोनों ही सेंटेंस जो है प्रोनाउंसिएशन के दृष्टिकोण से सेम है। यहाँ पर हम सीखेंगे कि किस प्रकार से एक कोमा हटाने से या एक कोमा लगाने से किसी वाक्य का अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे लेट्स इट ग्रैंडमा का मतलब हो गया वाक्य में चलो दादी माँ को खाते हैं। इसी प्रकार से नीचे वाले सेंटेंस में आप देखेंगे लेट्स ईट, फिर अपोस्ट्रोफ कॉमा लगा हुआ है और कॉमा लगा के लिखा गया है ग्रैंडमा। इस वाक्य में एक कॉमा जो लगाया गया है एट के बाद, इससे इस वाक्य का अर्थ चेंज हो गया है और अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि चलो दादी माँ हम खाना खाते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से कॉमा कितना इंपॉर्टेंट है किसी वाक्य में उसके अर्थ के मायने बदलने के लिए। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे कि जो एपोस्ट्रोफे होता है उसके हटने से या उसके लगने से क्या चेंजेस आ सकते हैं किसी वाक्य के अर्थ में। ऊपर वाले सेंटेंस में 3 शब्द हैं ईट योर डिनर, जिनका प्रोनाउंसिएशन है ईट योर डिनर। इसी प्रकार से नीचे वाले सेंटेंस में 4 शब्द हैं जो जिसमें से बीच वाला जो शब्द है उसको मिला के लिखा गया है जिसे ईट योर डिनर, और इनका प्रोनाउंसिएशन ऊपर वाले शब्द की तरह है। यहां आप देखेंगे कि जो अपोस्ट्रोफे है वो यू और आर को मिलाकर लिखने के लिए किया गया है। ऊपर वाले सेंटेंस में और नीचे वाले सेंटेंस में बोली के रूप में तो वो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन अर्थ के रूप में दोनों बहुत विभिन्न हैं। जैसे ईट योर डिनर का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है कि अपना डिनर खा लो, और नीचे वाले एग्जाम्पल में कोई व्यक्ति इस गाय से ऐसा कह रहा है कि ईट तुम खाओ, योर डिनर तुम मेरा भोजन हो।
तो देखा एक एपोस्ट्रोफे की मदद से कितना सेंटेंस में चेंज आ सकता है। इसी के साथ हमारा जो अगला टॉपिक है पंक्चुएशन मैटर्स, उसमें हम देखेंगे कि हाइफन जो एक डैश के फॉर्म में, एक माइनस जैसे सिंबल के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है शब्दों के बीच में, उसके होने या नहीं होने से किस प्रकार जो है उस वाक्य का अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में लिखा गया है हॉट वाटर बोतल, नीचे वाले सेंटेंस में भी लिखा गया है हॉट वाटर बोतल। दोनों पढ़ने में एक समान है, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में हॉट के बाद में डैश लगाकर वाटर बोतल लिखा गया है। यहाँ पर डैश लगाकर वाटर बोतल लिखने का अर्थ यह है कि ये जो बोतल है पानी की, ये गर्म पानी पीने के लिए बनाई गई है। ये बोतल गर्म पानी पीने के लिए है। वहीं पर नीचे आप देखेंगे हॉट वाटर बोतल, इसका अर्थ हो जाएगा कि ये जो पानी की बोतल है ये गर्म है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हाइपन के होने या नहीं होने से किस प्रकार इन वाक्यों के अर्थ में बदलाव आ जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं वो कितने प्रकार के या कौन कौन से होते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं जैसे फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन पॉइंट, एपोस्ट्रोफे, कोलोन, स्लैश, सेमीकोलोन, कोमा, डैश, हाइफन, एलिप्सिस, एक्सक्लेमेशन पॉइंट, कोटेशन मार्क, पैरेंथेसिस एक्सेट्रा। चलिए अब देखते हैं कि किस प्रकार पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि फुल स्टॉप, फुल स्टॉप का इस्तेमाल किसी सेंटेंस के एंड में किया जाता है। जैसे कि दिस इज रवि, दिस इज योर बुक, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनमें एंड में पीरियड लगाकर या फुल स्टॉप लगाकर उस सेंटेंस को खत्म किया जाता है। इसी प्रकार जो फुल स्टॉप है उसका इस्तेमाल लंबे शब्दों को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए भी किया जाता है। जैसे हिज पेशेंट्स कॉल हिम डॉक्टर संजय। यहाँ पर डॉक्टर जो शब्द है वो पूर्णतः पूरे रूप से नहीं लिखने के बजाय इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है DR, और DR लगाकर डॉट लगाया जाता है, जिससे हमें समझ में आता है कि ये जो वर्ड है वो है डॉक्टर। इसी प्रकार हमारा अगला टॉपिक है कोमा। समटाइम्स वी यूज कॉमा टू इंडिकेट ए पॉज इन द सेंटेंस। कॉमा का इस्तेमाल कई बार कुछ वाक्यों में एक हल्का सा अल्प विराम लेने के लिए किया जाता है। जैसे आफ्टर द वेटर गिव मी मेनू आई ऑर्डर्ड फूड। यहाँ पे देखेंगे आप आफ्टर द वेटर गिव मी मेनू के बाद एक हल्का सा पॉज लेकर आई ऑर्डर्ड फूड कहा गया है। इन दो वाक्यों को एक कॉमा के माध्यम से अल्प विराम देते हुए कहा जा रहा है। वी कैन ऑल्सो यूज ए कॉमा टू सेपरेट आइटम्स व्हेन वी आर लिस्टिंग आउट मोर देन 2 आइटम्स इन अ रो। अगर हम 2 या 2 से अधिक आइटम्स को किसी रो में व्यक्त कर रहे हैं किसी वाक्य के अंतर्गत, तब भी हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई बाउट एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स। यहाँ पर कुछ लिस्ट के आइटम्स के बारे में बताया जा रहा है, जैसे एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स। यहाँ पर एप्पल और ऑरेंजेस को कॉमा लगाकर सेपरेट करके बताया जा रहा है। इस प्रकार कॉमा का इस्तेमाल ऐसी जगह पर भी आइटम्स को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। वी यूज अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन। हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं वाक्यों के अंत में, ये तो आप सबको पता होगा। ऐसे वाक्य जो प्रश्न के रूप में आते हैं उन्हें हमेशा हम क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे चिन्ह जो कि विस्मय का बोध कराते हैं, ये ऐसे शब्द या ऐसे वाक्यों के अंत में लगाए जाते हैं जिनसे किसी प्रकार की स्ट्रॉन्ग फीलिंग का, एक भावनाओं का मतलब एहसास होता है या व्यक्त होता है या प्रकट होता है। जैसे सरप्राइज मतलब चौंकना, आश्चर्य करना या गुस्सा करना या क्रोध करना। ऐसे वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। जैसे हिप हिप हुर्रे, यू आर लेट, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। इसी प्रकार से जो अपोस्ट्रोफे होता है उसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति के नाम के आगे कॉमा लगाकर एस लिखने से उस व्यक्ति का या उस व्यक्ति के क्यू के रूप में उस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दैट इज दिव्यास पेन में दिव्या के आगे अपोस्ट्रोफी लगाकर एस लिखा गया है, जिससे इस सेंटेंस में ये व्यक्त होता है कि ये जो पेन है ये दिव्या का है। इसी प्रकार से अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किसी शब्द को छोटा करके लिखने के लिए भी किया जाता है। जैसे लेट्स गो को छोटा करके लिखा गया है लेट अस गो से, और यहाँ पर ही इज नॉट हियर को ही इजंट हियर करके लिखा गया। यहाँ पे इज नॉट को ISN अपोस्ट्रोफी लगाकर टी लिखा गया है, जिससे ये इज नॉट को लिखने में इजंट पढ़ा जाता है। इसी प्रकार आज का हमारा यह टॉपिक खत्म होता है। आज हमने देखा
कि सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस की डेफिनेशन, उसके मीनिंग, उसके पार्ट्स, उसके टाइप्स को हमने समझा। रूल्स ऑफ कैपिटलाइजेशन में हमने मीन्स नामक टेक्निक का इस्तेमाल किया, और पंक्चुएशन मार्क्स में हमने पंक्चुएशन मार्क्स की डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स को एग्जांपल के साथ देखा। इसी के साथ हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, पार्ट ऑफ स्पीच पार्ट 2, जो कि आपका चैप्टर 4 होगा। इसमें हम कवर करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच और सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।